हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। अपन लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेरा नाम है गौतम पांडे और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखो, आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी होने वाला है, जिसमें हम लोग सूरी भाई ने जो पेंटिंग बनाई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ अपन लोग यूटोपियन विजन, अब्सोल्यूटिस्ट वगैरह जितने भी टर्म है एनसीईआरटी में गिवन उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने इस टॉपिक में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस बताया है, और साथ ही साथ सारे कंट्रीज के नेम को याद रखने का ट्रिक बताया है। देखो यार, मैंने लाइन बाय लाइन तो टाइप नहीं करा है, क्योंकि लाइन बाय लाइन में पता नहीं चल पाता है कि इसमें से कौन कौन लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अपन लोग कवर तो पूरा करेंगे एनसीईआरटी को, बट इंपॉर्टेंट लाइंस और टर्म या डेट्स को ही मैंने मेंशन करा है। जैसे कि डेट में हम लोग देख सकते हैं 1848। इंपॉर्टेंट नेम्स में हम देख सकते हैं फ्रेडरिक सोड्यू, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको हम फ्रेंच आर्टिस्ट बोल रहे हैं। तो फ्रेडरिक सोड्यू ने क्या करा था कि एक पेंटिंग बनाई थी। कब बनाई थी? 1848 में बनाई थी। और उस पेंटिंग में उन्होंने विजुलाइज करा था वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स के तौर पे। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स कहने का मतलब कि सूरी भाई का एक सपना था कि वर्ल्ड में जो राजा महाराजाओं का शासन था उस टाइम पे, वो खत्म हो जाए, और वर्ल्ड जो है उसमें डेमोक्रेसी आ जाए और लिबर्टी हो जाए। ऐसा कुछ उनका सपना था। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। एनसीईआरटी में से एक लाइन लिया गया है। इस लाइन का मतलब ये बनता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय के जो भी आर्टिस्ट थे, उन्होंने लिबर्टी को फीमेल के रूप में सिंबलाइज किया है। सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, अगर अपन लोग इंडिया का ही एग्जांपल ले, तो भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ भी हम लोग भारत को माता कहते हैं। दैट इज हमारे कंट्री को भी एक फीमेल फिगर ही पर्सनिफाई कर रहा है, ना कि कोई मेल फिगर पर्सनिफाई कर रहा है। देखो यार, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था कि इस फिगर का नाम क्या है। एनसीईआरटी में भी ये फिगर दे रखा है, इस फिगर का नाम क्या है। तो इस फिगर का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इस फिगर का नेम याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आया हुआ है। तो एनसीईआरटी में भी ये फिगर दिया हुआ है, तो इसको पहले फिगर को समझते हैं। फ्रेडरिक सूरियो ने क्या करा था कि 4 प्रिंट बनाया था। 4 प्रिंट का एक्चुअली एक सीरीज बनाया था, जिसमें से पहले प्रिंट में यूरोप एंड अमेरिका वगैरह के लोग दिखाए गए थे, जो कि एक लंबी कतार लगा के चल रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी कतार लगा के लोग चल रहे हैं, और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो ये मूर्ति है, ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसको होमेज पे कर रहे हैं, यानी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं उसके टुवर्ड्स। आप स्टेच्यू में देख सकते हैं कि स्टेच्यू के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, यानी मसाल है, जो संसार को रोशनी दिखा रहा है, और दूसरे हाथ में ह्यूमन के क्या क्या राइट्स हैं वो किताब है। जमीन पर यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि राजा महाराजाओं के अस्तित्व के कुछ टूटे सिंबल्स हैं, जो बेसिकली ये बता रहा है कि ये लोग मोनार्की डिक्टेटरशिप जैसे गवर्नमेंट को तोड़ करके, ये जो लोग लाइन लगा के खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, मोनार्की डिक्टेटरशिप जैसे गवर्नमेंट को तोड़कर लिबर्टी और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसमान में क्राइस्ट, एंजल्स वगैरह क्या कर रहे हैं, इस सीन को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर में फ्रेटर्निटी। तो क्राइस्ट और एंजल्स किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? फ्रेटर्निटी को। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि क्राइस्ट और एंजल्स किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं, तो इसका 1 मार्क्स में आंसर होगा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है? प्रेम की भावना, आपस में भाईचारे का भावना। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि पूरा वर्ल्ड क्या है, डेमोक्रेसी और लिबर्टी की तरफ बढ़ रहा है, आपस में सारे वर्ल्ड में भाईचारा आ गया है। तो इसी वजह से ऊपर से क्राइस्ट सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस प्यार और भाईचारे वाला भावना को देख करके। एक टर्म लिखा हुआ एनसीईआरटी में, यूटोपियन विजन। अब ऐसा तो क्या हुआ कि फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग पेंट तो कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल था नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि चारों तरफ डेमोक्रेसी होना ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए इनके विजन को यूटोपियन विजन कहा है। यानी यूटोपियन विजन कहने का सेंस ये कि एक ऐसा सोसाइटी जो बहुत आइडल हो,
एक ऐसा सोसाइटी जो कि बहुत आइडल हो। क्या कोई ऐसा सोसाइटी है जो कि बहुत आइडल हो ही नहीं सकता है। तो इस टाइप के विजन को क्या है, यूटोपियन विजन कहते हैं। एक टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर। एक ऐसा गवर्नमेंट जिसके पास लिमिटलेस पावर हो, किसी एक आदमी के पास बहुत ज्यादा पावर हो, जनता के पास कोई पावर ना हो, उसका जो मन करे वही करेगा, जैसे कि हिटलर करता था। मोनार्की में होता है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है। तो उस टाइप के इंस्टीट्यूशन को हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अब फिगर में आप देख सकते हैं कि लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ये जो स्टैच्यू है उससे कहीं आगे निकल चुका है यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। फ्रांस को हम उसके इवोल्यूशनरी ट्राई कलर से, यानी उसके झंडे से, जो तिरंगे झंडा है उससे हम पहचान सकते हैं, जो कि अभी जस्ट कहाँ पहुंचा है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचा है। तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है कि किस कंट्री, कौन सा कंट्री किसको फॉलो कर रहा है, ये याद रखने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है। इस वजह से मैंने क्या करा, इसका कुछ ट्रिक बनाया है जो कि लास्ट के वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब हम देखिए कि फ्रांस के बाद कौन फॉलो कर रहा है, जर्मनी फॉलो कर रहा है। फ्रांस के बाद जर्मनी फॉलो कर रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि सूरी भाई ने तो जर्मनी को पेंटिंग में शो कर दिया, बट उस टाइम पर जर्मनी एक नेशन के तौर पर नहीं एग्जिस्ट करता था। तो फिर उन्होंने जर्मनी को शो क्यों किया? उन्होंने इसलिए शो किया कि 1848 के टाइम में सूरी भाई ने जर्मनी को एक नेशन बनाने के होप में इसी में भी पेंट कर दिया कि जर्मनी भी एक नेशन बन के उभर सकता है। इस होप में उसने क्या किया कि जर्मनी को भी पेंट कर दिया अपने पेंटिंग में। Following the German peoples are the peoples of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। जर्मन के बाद कौन कौन कंट्री है उसका नाम दे रखा है ऑस्ट्रिया, उसके बाद द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, फिर पोलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर आयरलैंड, फिर हंगरी एंड रसा। अब बात यह है कि इतने कंट्री को एक अरेंज्ड ऑर्डर में याद रखना मुश्किल होगा, तो इसका ट्रिक है लास्ट के वीडियो में, टेंशन नहीं लेना अपन लोग को। फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट सेंड्स एन एंजल गेज अपॉन द सीन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आसमान में क्राइस्ट और जितने भी एंजल्स है वो क्या कर रहे हैं, सीन को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं। उसी को एनसीईआरटी लिख रखा है अपने सेंटेंस में। इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म का किस तरह से राइज हुआ, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म क्या होता है? सबसे पहले ये एक टाइप का एक फीलिंग है जो हर एक देश के लोगों में अपने देश के लिए होता है, यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि देशभक्ति की भावना। और सब इंडियंस में देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी है। तो इसके अंदर क्या है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स व्हिच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। कहने का मतलब ये है कि 19वीं शताब्दी के टाइम में हुआ क्या था, यूरोप में नेशनलिज्म की भावना जागने लगी थी, जिसकी वजह से यूरोप के लोगों में पॉलिटिकल और मेंटल चेंजेस आने लगे। In result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe। यानी अब इन सब वजहों से जो राजा महाराजाओं का सिस्टम था, जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप वगैरह, ये सब खत्म होने लगा और एक नेशन स्टेट का उदय होने लगा। यानी इन रिजल्ट क्या था कि एक नेशन स्टेट बनने लगा इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स कहने का सेंस ये है कि उस टाइम जो था एक नेशन नहीं था, बहुत सारे स्टेट्स में टुकड़े टुकड़े में जमीन बांटा गया था, जिसपे डिफरेंट डिफरेंट राजा शासन कर रहे थे। और इस वजह से लोगों के मन में ये आया कि क्यों ना हम एक नेशन का कंसेप्ट रखें, और उस कंसेप्ट को लाने के लिए लोग जुट गए थे। तीसरा, तो चलते हैं अपन लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस टॉपिक से आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो आर्टिस्ट का नाम फ्रेडरिक सोरियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 2012 में पूछा गया था,
कि व्हाट इज द नेम ऑफ पेंटिंग पेंटेड बाय फ्रेडरिक स्टूडियो। फ्रेडरिक स्टूडियो ने जो पेंटिंग पेंट करा था उसका नाम क्या है। कई बच्चों को इसका नाम नहीं याद रहता है, तो 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, तो 1 नंबर तो गया। इस पेंटिंग का नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ये पूरा नाम लिखना पड़ेगा, तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको। इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द यूटोपियन विजन ऑफ द फ्रेडरिक स्टूडियो पेंटिंग। तो क्या करोगे, आपको लिखना पड़ेगा उसमें कि फ्रेडरिक स्टूडियो ने यूटोपियन विजन में एक आइडियल सोसाइटी का कल्पना किया था, किस तरह से क्राइस्ट और सेंट्स और एंजल्स ऊपर से आशीर्वाद दे रहे थे, कैसे लोग कतार लगा के जा रहे थे और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज और रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। ये सब बातें आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा कंट्री किसको फॉलो कर रहा था, ये सारी बातें आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो कैसे आप करेंगे, उसके लिए ट्रिक्स है। उस ट्रिक को समझने से पहले आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है उसको गौर से देखना पड़ेगा। ये जो लड़का मुंह खोल के खड़ा है या बैठा है पता नहीं, ये एक जर्मन बॉय है। इसके हाथ में जो दिख रहा है वो एक स्वीट है। ये स्वीट कहाँ से आया है, ये स्वीट अमेरिका से आया है। और इस जर्मन बॉय को कहा गया कि एक लो स्वीट और बाकी स्वीट कहाँ पहुंचा दो, इंग्लैंड पहुंचा दो। तो इसलिए ट्रिक है, यूएस से स्वीट आया। स्वीट कहाँ से आया है, यूएस से। फिर जर्मन, ये बॉय कहाँ का है, जर्मन का है, इसलिए हम इसे जर्मन बोल रहे हैं। फिर जर्मन, एक लो, पहुंचो इंग्लैंड, अरे हंगरी रुक। अब इसे डिकोड करते हैं। यूएस, तो सबसे पहला कंट्री कौन था, यूएसए। से कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस, स्वीट क्या है, स्विट्जरलैंड को डिनोट कर रहा है। उसके बाद कौन था, स्विट्जरलैंड। फिर उसके बाद क्या था, एफ आर। एफ आर से क्या होगा, फ्रांस। फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा था, जर्मनी। जर्मनी, तो जर्मन से तो पता चल रहा है जर्मनी। एक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, ए और के। तो ए से है ऑस्ट्रिया, के से आपका किंगडम ऑफ सिसिलीज। एलो, एलो स्टैंड्स फॉर लोम्बार्डी। पीओ, पोलैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड तो पता चल रहा है पूरा का पूरा। अरे को हमने लिखा है आईआरई से, जिसको हम आयरलैंड कह सकते हैं। हंगरी, कंट्री का नाम पता चल रहा है। रुक, आरयू, आरयू से रसा। तो इस तरह से आपका ट्रिक से आपका 5 नंबर बच सकता है और आप कंट्री, कौन सा कंट्री किसको फॉलो कर रहा था, याद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ट्रिक पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।